गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जामिया के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डे बाय डे आप आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। और आई होप कि आपको ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के बारे में या जो भी कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है वो कोर्सेज के बारे में आपको पैटर्न पता होगा। ये पता होगा कि कितने टाइम ड्यूरेशन का है। आपके कोर्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव पार्ट किस तरह का आएगा, कट ऑफ क्या रहती है। एवरीथिंग इज मैंने आपको बता भी रखा है। हर एक कोर्स पे यूट्यूब वीडियो भी है। और आप देख ही रहे हैं कि हर एक कोर्स पे हम डेडिकेटेड ये सेशन भी करवा रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसके अंदर मैंने ये सब कुछ दिया हुआ भी है। फॉर एग्जांपल 2022 के पेपर की बात करूं मैं, है ना, तो उसमें मैंने सिलेबस भी डाला था। अगर वो वाला पीवाईक्यू आप देखेंगे कभी भी, मैं आपको भेज देता हूँ यहाँ पे पीडीएफ, है ना, तो उसमें सब कुछ जो है दिया हुआ है। जी सिमरन जी, आप रेडी हो? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। या Hi everybody, this is Simran, and I'm in conversion journalism in Jamia right now. And यहाँ पर मुझे बताया था कि आप लोग के एग्जाम्स अभी आ ही रहे हैं, शेड्यूल देखा है मैंने। एंड आप लोग को काफी सारे डाउट्स हैं। सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके डाउट्स लेने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, एग्जाम के लिए जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपने आई एम होपिंग कि आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा अपना, सारा जितना भी आपका पेपर आएगा, जिसको जो भी कोर्स देना है। तो और अगर नहीं भी देखना है तो अभी भी टाइम है, प्लीज पेपर को देखिए, उस पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने भी जब अपना तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यूज ही उठाए थे एंड उसी के ही बेसिस पर तैयारी किया था। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको कुछ भी सरप्राइज नहीं मिलने वाला है पेपर में, एग्जाम में जाकर 26 या 25 जब को भी एग्जाम है वो, तो कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, सब पीवाईक्यू जैसा है। ठीक है, एनालिसिस कीजिए और नहीं करा तो अभी कीजिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे अपने पेपर लिखते टाइम पर फील हुई, एंड जब मैं पीवाईक्यूज अभी देख रही थी, सर ने भेजे थे, तो मुझे तभी फील हुआ कि हर क्वेश्चन में आपके पास चॉइसेस आती हैं। ठीक है, एंड प्लीज लेट मी नो इफ माई ऑडियो इज नॉट ऑडिबल एट एनी पॉइंट। तो नहीं, एकदम हर सही, क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कीजिए आप। सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है सर, ओके सर। क्वेश्चन में लिखते टाइम पर कुछ और क्वेश्चन लिखते टाइम पर आपके पास चॉइसेस आती हैं। ठीक है, तो उन चॉइसेस में लिखा होता है कि 5 क्वेश्चंस देंगे, 5 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको चॉइसेस मिलेगा, आंसर एनी 5, आंसर एनी 2। मार्क माई वर्ड्स, ऑलवेज ऑलवेज एनसर्कल दैट नंबर कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एंड अगर किसी को लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो फिर वो भी आप बता दीजिएगा, हम सबको केटर कर रहे हैं इधर। ठीक है, आपको सबको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको एक भी सेंटेंस और एक भी वर्ड उससे ज्यादा नहीं लिखना है। बहुत टाइम वेस्ट होता है इस चक्कर में, क्योंकि बच्चे लिखते लिखते फ्लो ऐसा बन जाता है और फिर आप क्वेश्चन ठीक से देखते नहीं है, आपको लगता है कि बस आंसर दिस, एंड वहां पर ही आप रुक जाते हैं। तो आपको ये लाइन जरूर पढ़नी है कि कितने क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, एंड फॉर दैट मैटर आपके लिए जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी लिखा होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप वो भी देख सकते हैं। पर हमेशा ये चीज करिएगा कि आंसर की क्वेश्चन को मार्क करिएगा कि कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं। सेकंड थिंग इज कि जो मैंने अपने पेपर में नोटिस किया था, अपना पेपर लिखते टाइम टाइम पर मैंने सिर्फ कन्वर्जेंट का पेपर दिया था, तो मैंने लिखते टाइम पर ये नोटिस किया था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन हो रहे हैं। हु इज योर फेवरेट जर्नलिस्ट, और हाउ विल यू डू एज अ जर्नलिस्ट, या फिर हाउ विल यू स्टॉप फेक इन्फॉर्मेशन, ऐसे कर करके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में थे। तो अब क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है पर आपको आंसर रिपीटेड नहीं लिखना है। ठीक है, और आंसर को अगर आपके पास रिपीटेड कंटेंट भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ करके उस आंसर को ट्विस्ट करना है, उसको चेंज करना है, उसकी लैंग्वेज को फ्लारी लैंग्वेज लिखनी है, स्टाइलाइज करना है, वो आप देखिएगा उस टाइम पर कैसे इम्प्रोवाइज करना है। पर अगर आपका कंटेंट रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड एक लास्ट चीज, जो लास्ट में आपके लिए एक रिपोर्ट लिखने के लिए आती है, रिपोर्ट होती है या न्यूज स्टोरी होती है, राइट? मुझे याद है मेरे पेपर में ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच थी नेहरू जी की, एंड उस पर रिपोर्ट लिखनी थी। हमेशा ध्यान रखिए कि रिपोर्ट में आपको पूरी स्टोरी कॉपी नहीं करनी है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा न्यूज कॉपी। ठीक है, न्यूज कॉपी का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी उठाकर कॉपी कर देनी है, आपको उसके स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स उठाने हैं, कुछ अपनी तरफ से डालना है, एक रिपोर्ट बनानी है। मुझे याद है कि जो लोगों ने मेरे साथ एग्जाम दिया था वो कह रहे थे कि हमारे लिए तो रिपोर्ट में जगह ही कम पड़ गई।
और मेरे लिए जगह कम नहीं पड़ी थी, मेरा जगह बच गई थी मेरे उसमें, मेरे पेपर में, और मैं सोच रही थी कि मैंने गड़बड़ कर दी है। बट इट टर्न आउट कि गड़बड़ उन लोगों ने कर दी थी क्योंकि वो पूरा पूरा स्पीच कॉपी कर कर आ गए थे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन में टाइम भी कम रहता है। आपको थोड़ा सा उधर अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, तो मैं उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। एंड अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप वो पूछ सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं, आपको और भी कोर्सेज से क्वेश्चन है तो फिर आप उसका भी पूछ सकते हो। इज इट इम्पोर्टेंट टू मैच द वर्ड लिमिट? रफली यस। ऐसा नहीं है 100 वर्ड्स का है तो आप 3 पेज लिख रहे हो, या अगर 200 वर्ड्स का है तो आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो। ऐसा नहीं है। थोड़ा मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, आपका राइटिंग के हिसाब से अंदाजा होना चाहिए कि आपको कितना क्या लिखना है। मोस्टली इट्स हाफ अ पेज मिनिमम, एंड उससे कम तो किसी में भी मत लिखना। कितने महीने पहले का जीके कवर करना होगा? टाइम है तो 1 ईयर, नहीं है तो 6 मंथ, 5 to 6 मंथ्स। आप इनको ये भी बताइए मैम कि जो पिछले साल वर्ड लिमिट का इशू था कुछ एक कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदी डिपार्टमेंट का एग्जांपल दूं, तो जो क्वेश्चन 2022 तक 150 वर्ड्स का आता था, जामिया ने सडनली ये कह दिया कि 500 वर्ड्स में लिखो। ऐसे ही मास कम्युनिकेशन वाले में कहा कि 1500 वर्ड्स में लिखो। आई होप कि आपके पेपर में भी कुछ किया या नहीं किया होगा, है ना। तो ये सब जो कर रहा है जामिया, तो नहीं किया तो इस साल हो सकता है। तो यही होप है मेरी तो जामिया से कि वो कुछ ना कुछ ऐसा तो करता ही करता है। तो इसके बारे में आप बताइए कि आप अप्रोक्सीमेटली कितना वर्ड्स उसमें लिख रहे थे, है ना। अगर आपको मतलब कितना समय आपके पास रहा एग्जाम में, और किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 पेन यूज करते हैं लिखने समय, है ना, और कुछ हाइलाइटर वगैरह का भी यूज करते हैं। तो ऐसा सब कुछ आपने जो किया या नहीं किया तो प्लीज बताइए। यस सर, सो मैं अपना आंसर इस बात से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं फॉर दैट मैटर, यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट डे पॉसिबल। ठीक है। आपको यही लेकर चलना है कि अगर आपका आज वर्स्ट डे भी है तब भी आप उसको किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो अ- अगर ऐसा हो गया बाई चांस कि फिर से जामिया ने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी कि जो आंसर वो कम मार्क्स का मांग रहा था वो ज्यादा मार्क्स का मांग रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है किसी भी आंसर की लिमिट एक्सटेंड करने का कि उसमें एग्जाम्पल्स कोट कर दो। जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल कोट करना अच्छी बात है, उसके नंबर नहीं मिलते हैं इतने ज्यादा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल डालोगे, जैसे करंट के एग्जाम्पल डाल दिए या आपने करंट सिचुएशन से लिंक कर कर कुछ पास्ट के एग्जाम्पल्स डाल दिए, तो आपके मार्क्स एकदम शूट हो जाते हैं, मतलब एक्सटेंड हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि देखिए ये तो बहुत वैसे है कि अगर किस्मत अच्छी हुई, उस दिन अच्छा हुआ तो आपका हो सकता है ना भी बढ़ाई जाए वर्ड लिमिट, या कोई अच्छा ही पेपर आ जाए। अगर बढ़ाई जा रही है वर्ड लिमिट, तो सबसे अच्छा तरीका है ये कर दीजिए, एग्जाम्पल्स डाल दीजिए। दूसरा अच्छा तरीका ये भी है कि आप जो पॉइंट्स बनाएंगे ना उनको, जैसे एक पॉइंट आपने कोई भी बना दिया उसको भी सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दो और उनका भी एक्सप्लेनेशन लिख दो। अब ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सटेंड ना हो जाए, वर्ड लिमिट कम ना रह जाए। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ऐसे होगा, ये वर्ड लिमिट का हो सकता है चक्कर, क्योंकि पहले हुआ है, बट लेट्स होप कि नहीं हो। और जो बाकी का ये बाकी कुछ क्वेश्चंस, अगर आप माइक्स यूज कर सकते हो तो दैट विल बी इवन बेटर, क्योंकि यहाँ पर मुझे पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है, तो इसमें टाइम जाता है थोड़ा सा। रिपोर्ट राइटिंग वाला, अच्छा तो रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा है कि आप सबसे पहले जो भी रिपोर्ट लिखेंगे, हाँ हर क्वेश्चन में आप ये भी अंडरलाइन कीजिए कि हर क्वेश्चन का आप कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स लेकर आप एनालिसिस कीजिए, उसका मेंटल एनालिसिस कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो सबसे अच्छी चीज हो जाएगी कि आप गड़बड़ करने से बच जाएंगे अपना आंसर लिखते टाइम पर, ठीक है। पेपर पेपर में ऐसा नहीं होता है, अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा स्लो है तब तो अलग बात है, लेकिन पेपर में सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है, ये एनालिसिस करने का और ये सोचने का कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ठीक है, ये होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग वाले पर सबसे पहले आप जो भी आपके पास न्यूज पीस है उसमें आप अंडरलाइन कीजिए कि ये चीजें आपको आपकी रिपोर्ट में डालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा, जरूर लिखा होता है कि प्रोवाइड अ हेडिंग एंड अ सब हेडिंग, तो आपको ये भी अंडरलाइन करना है। सत्यम, आई गेट बैक टू यू, जस्ट अ मोमेंट। आपको ये भी अंडरलाइन करना है कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग डालने हैं, क्योंकि हम दर दर रिपोर्ट तो लिखते चले जाते हैं लेकिन हम हेडिंग डालना ही भूल जाते हैं, एंड दैट इज अ ब्लंडर कि आप एक जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, एक न्यूज स्टोरी लिख दी, बहुत अच्छी नंबर लेकर आएगी वो आपके लिए,
लेकिन हम हेडलाइन डालना भूल गए हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट, डेट, हेडलाइन, प्लेस, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग, एंड आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, 5 Ws 1 H के ही फॉर्मेट में रिपोर्ट लिखिएगा हमेशा। ये नहीं कि आगे पीछे कहीं कुछ भी चल रहा है रिपोर्ट में, नहीं। 5 Ws 1 H, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, इस तरीके से आप और लिखिएगा अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट जो यस सर। आपको लिखी भी देते हैं उसमें सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए, जैसे मैम ने कहा कि कौन सा पीस है, यानी कि लीड के लिए कौन सा जो है लाइन आर की आपके लिए, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि लीड इंट्रो के लिए होंगे। जैसे हम इंट्रो कहते हैं ना, तो उसको लीड कहते हैं। मैंने आंसर ये न्यूज राइटिंग का पूरा लेक्चर दिया हुआ है। न्यूज राइटिंग में मैंने हम्म। पूरा बताया 5W1H का, टाइप्स ऑफ लीड का। पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट किस तरह की है, सॉफ्ट न्यूज है कि हार्ड न्यूज है। अब उस हिसाब से आप लीड चूज कीजिए कि किस तरह की रिपोर्ट में किस तरह की लीड लिख सकते हैं, और किस तरह, और सबसे लास्ट में क्या लिखना है, हेडलाइन। लिखी ऊपर जाती है लेकिन आप सबसे लास्ट में जो है हेडलाइन को फ्रेम करेंगे, है ना, ताकि उस समय तक आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी और बहुत सारे आइडियाज भी समझ में आ जाएंगे। और हेडलाइन के साथ में सब हेडलाइन भी दे सकते हैं। और जो फॉर्मेट होता है कि भाई बाई लाइन वगैरह का या क्रेडिट लाइन का, वो सब भी जो है आप फॉलो करके आइए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना रिपोर्ट में। जी सत्यम शुक्ला जी पूछ रहे थे, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बताइए सत्यम जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा होता है कि जब उसका आंसर लिखते हैं तो कंटेंट बहुत सारा लगता है कि दोनों आंसर का बिल्कुल सिमिलर है। तो उस केस में हम अपने आंसर को दोनों को डिस्टिंक्ट कैसे दिखा सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। और दूसरा ये था कि जैसे मान लीजिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंटेंट ज्यादा दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब बहुत लिमिटेड नॉलेज है किसी टॉपिक के ऊपर, तो वर्ड लिमिट तो बहुत कम हो जाएगी लिखते टाइम, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक ओके चीज मैं सत्यम। एक चीज मैं आप यस बता सर, देता यस सर, हूँ कि मैम यस ने सर। अभी वर्ड लिमिट का बहुत कुछ कह दिया, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि जामिया अगर कह दे कि हर क्वेश्चन 2000 वर्ड्स में लिखो, तो बिल्कुल आपको बुद्धू नहीं बनना है। वो आपको बुद्धू बनाना चाहता है, एक तरीके से आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता है कि आप कैसे लिखूं। आपको ये इंश्योर करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मान लीजिए कि 10 में से 6 क्वेश्चन करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जितने मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए वो करने हैं, वो इंश्योर कर लीजिए। अब आपको 2000 वर्ड का कहा है पर क्वेश्चन, वो नहीं लिख सकते, आप 500 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से ही आप चलेंगे, चाहे वो आपको 2000 शब्दों का कहे या 500 शब्दों का कहे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो आई एग्री विद सर, बिल्कुल सही है। वो एक्चुअली लास्ट में सबसे बड़ा रिपोर्ट आपको इसीलिए ही दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में आते आते मतलब वो होता है कि आप लगता है कि बस छोड़ो, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं ऑलरेडी, इतना लिख चुके होते हैं पहले से ही। लास्ट में इतना बड़ा क्वेश्चन देने का मतलब ही ये है कि ये चेक करना कि इतना लिखने के बाद भी क्या आप ठीक से प्रोसेस कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे सर ने बोला कि बिल्कुल बुद्धू नहीं बनना है, 2000 वर्ड्स बोला है तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो वो नहीं लिखना है। आपको इंश्योर करना है कि आपके आंसर में एक इंट्रो हो, एक बॉडी हो, कॉन्टेक्स्ट हो, कंक्लूजन हो। ये तो लिखना ही लिखना है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट फेच्ड मी मार्क्स। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, जहां पे आप कह रहे हो कि आपके पास कंटेंट कम है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपके पास कंटेंट कम है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस आंसर को नहीं अटेम्प्ट करें। आप आंसर क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जहाँ पे आपको नॉलेज हो और जहाँ पे आपके पास कंटेंट हो, दोनों चीजें हो। वरना उसको स्किप कर दीजिए। बहुत तभी तो आपको चॉइसेस दिए गए हैं कि जहाँ पे अगर आपको कम नॉलेज है वहां उनको छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज कि जहां पर आपको रेपिटेटिव क्वेश्चंस लगते हैं कि ये मैंने बताया मेरे पेपर में भी ऐसा था कि कैसे लिखूं इनको। तो वहां पर मैंने क्या करा था, जैसे मैं अगर दो एक क्वेश्चंस का एग्जांपल लूं कि एज अ जर्नलिस्ट हाउ विल आई इंश्योर अनबायस्ड रिपोर्टिंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि हु आर माय फेवरेट जर्नलिस्ट। अब दोनों का ऑप्शन ये है कि दोनों ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, और मैं भी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करूंगी, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट भी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। लेकिन मैंने इनको कैसे डिस्टिंग्विश करा उस टाइम पर, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के साथ मैंने लिखा नहीं, मैं फैक्ट चेकिंग भी कर लूंगी, मैं औरों से कोरोबोरेट भी करूंगी अपने इंस्टेंसेस, मैं खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। मैंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट में जाके लिख दिया, मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे इंस्पायर करते हैं। एंड ये जर्नलिस्ट ग्रास रूट लेवल वर्ड्स
आइडिया वही है, बट मैंने इस लिख दिया कि ये ग्रास रूट लेवल पर जाकर चेक करते हैं, ये बिल्कुल करप्शन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्टोरी एकदम सही तरीके से लिखते हैं। तो मैंने बस लैंग्वेज चेंज करी उसकी, एंड यही इसमें एक चीज से पॉइंट अगर। और है कि कुछ ऐसे यस सर। एंकर्स होते हैं जो अपना जो शो होस्ट करते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी वो खुद ही करते हैं। ऑलमोस्ट उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग उन्हीं की होती है। तो ये पॉइंट आप जरूर लिखें कि वो अपनी शो की स्क्रिप्ट राइटिंग भी जो है खुद ही, या उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, इस तरीके से भी लिखें। और मतलब कुछ सोचना पड़ता है स्टूडेंट्स को, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से गूगल करके 4 पॉइंट देख रहे हैं, किसी ने बताया उस उतने ही लिख के आ रहे हैं। कुछ यूनिक करने से ही जो है फायदा मिलता है एग्जाम में। कंटिन्यू। यस सर, क्योंकि आपके साथ आप अकेले एग्जाम नहीं दे रहे, या आपकी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम, वो सिर्फ कंपटीशन नहीं है, वहां पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं उधर उस एग्जाम को देने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खराब तो सभी परफॉर्म करते हैं, आपको थोड़ा कम खराब परफॉर्म करना है, और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बस लैंग्वेज चेंज करनी है, और आपका थोड़ा बहुत आइडिया चेंज होना चाहिए। ट्रस्ट मी, दैट फेचेस मार्क्स। मैंने पेपर दिया है, मैंने ये सेम चीज करी है। और एक चीज और है कि मैंने जो चीज फॉलो करी थी कि पहले मैंने आंसर को एक फॉर्मेट में डिवाइड किया था। ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत आंसर लिखना शुरू कर दिया, मैंने पहले एक छोटा सा उसका बॉडी बनाया था, थोड़ा रफ वर्क, हर क्वेश्चन में रफ वर्क कीजिए, ताकि आप एक आंसर को स्ट्रक्चर कर पाए। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा क्वेश्चन पेपर पर थोड़ा रफ वर्क कीजिए, या आंसर शीट पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए, जिससे कि आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर पता चल जाए, क्योंकि बहुत बच्चे स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते हैं। आप एक इंट्रो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है, आपको कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी बॉडी आएगी उसमें आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखने हैं, कंक्लूजन में आपको किस तरीके से कंक्लूड करना है। आपको ये स्ट्रक्चर आपके पास होना ही चाहिए, वरना आपका आंसर हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। एंड एक पॉइंट और मैं ये बोलूंगी कि कंक्लूजन में आप जो भी लिखें, ठीक है, ट्राई कीजिए आप, कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज की प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिए आप कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव नोट पर एंड करें, और हमेशा सॉल्यूशंस दे कंक्लूजन में, कि ये चीज प्रॉब्लम हो रही है, अब ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, या हमें करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए। हमेशा सॉल्यूशंस दीजिए, वो एग्जामिनर को पढ़कर अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है, सॉल्यूशंस पे कोई बात नहीं करता ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपका क्या रिव्यू है कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के? कितना कर पाए थे आप? है। सर सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई आपका, ऑब्जेक्टिव्स का ऑब्जेक्टिव, जैसे। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, तो उसको हम्म। लेकर कैसा था आपका? लगभग हो पा रहे थे? कैसा रहा? अनप्रडिक्टेबल तो सर थे? नहीं सर, अनप्रिडिक्टेबल तो ऐसा कुछ नहीं था, एंड था भी तो अब तो मैं कहूंगी कि एमएमसी के उस टाइम थोड़े पर। ज्यादा होते हैं, कन्वर्जेंट के थोड़े इजी हम्म। होते हैं। बाकी 50-50 का हम्म। रहता है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी देते हैं, बाकी कुछ इजी भी देते हैं। तो वो तो रहता हम्म। है। तो मतलब हमारे नहीं यहाँ पे सर, और 50 इंग्लिश भी आता है उसमें, तो हम्म। आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा कि इंग्लिश का भी आप कर लीजिए। बाकी मेरे में 25 एमसीक्यूज थे, क्योंकि कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में लिखना बहुत होता है, तो एमसीक्यूज उनके रिलेटिवली इजी होते हैं। अच्छा। मुझे भी सारे एमसीक्यूज नहीं आते थे वैसे, कुछ हम्म। शायद 25 में से कुछ 15, या नहीं 15 से तो ज्यादा, पर 17-18 के अराउंड मुझे मुझे आते थे, बस सारे नहीं आते। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो कोर्स चल रहा है कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आए हो, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पेपर दिया हो? कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं? सर ऐसे तो मेरी क्लास में ऐसे लोग नहीं हैं जो नहीं। हिंदी मीडियम से आए हैं, और लेकिन कोई भी ऐसा नहीं एमएएमसी में होगा मैं जो जानती हूँ। जो आपके सेमेस्टर एग्जाम हाँ होते हैं, तो वो तो हिंदी इंग्लिश में तो हम्म। ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, इंग्लिश में ही होंगे, वो तो एजेकी का कोर्स है तो, है ना। यस सर, वो तो इंग्लिश में ही होते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और वो हिंदी में कन्वर्जेंट का एग्जाम देना चाहता है, और वो चाहता है कि कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के सेमेस्टर हिंदी में हो जाए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बच्चे हमसे पूछते हैं। क्या लगा आपको? देखिए, हिंदी अच्छी बात है, हिंदी आती है आपको। मैं ये कहूंगी कि अभी विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द लैंग्वेजेस, इंग्लिश का उधर जोर है थोड़ा ज्यादा एजे के एमसीआरसी में, क्योंकि जब हम लोग कभी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पर भी वर्क करने जाते हैं, वो हमसे हर चीज इंग्लिश में मांगते हैं, हमें हर चीज इंग्लिश में ही बतानी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंदी वाले बच्चों को एग्जाम नहीं देना चाहिए, ये आइए हम कर सकते हैं। फिलहाल तो जितना मुझे पता है, कन्वर्जेंट में मेरे सीनियर्स में भी और मेरी क्लास में भी कोई भी ऐसा हिंदी मीडियम में है नहीं। और अगर आपको हिंदी मीडियम
बहुत आपको लगता है कि आपका उसमें हिंदी में हाथ बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मुझे जितना देखा है मैंने फैकल्टी में, ज्यादातर लोगों को हिंदी, शुद्ध हिंदी और बहुत अच्छे से हिंदी लोगों को नहीं आती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हिंदी का बेस बहुत स्ट्रांग है तो आप टीवीजे जरूर ट्राई कीजिए। वो भी काफी अच्छा कोर्स है टीवीजे का। एजे के भी जरूर ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, या हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो आप एजे के में मत आइए, जरूर दीजिए उसका एग्जाम। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम देने गए तो किस तरीके से आप सेंटर में आपकी जो एंट्री हुई, कैसे आपको कॉपीज मिली, कॉपी किस तरह की थी, कैसे उसमें क्वेश्चन लिखे हुए आपको मिले, ये आप थोड़ा सा बताइए ताकि वो विजुअलाइज कर सके एग्जामिनेशन को। अच्छा। ये क्वेश्चन मुझे वैसे पूछा नहीं है किसी ने, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एकदम करेक्ट विजुअलाइजेशन दे पाऊँ, बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता पाऊंगी। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस उस दिन कुछ अलग हो। तो मैं पहले गई थी अपना एग्जाम देने के लिए। तो मेरे पास एक एडवांटेज था कि मेरे सुबह से एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, मैं बस दोपहर के टाइम पर ही गई थी और अपना एग्जाम दिया था मैंने। तो मैं कहूंगी कि मुझे ये नहीं पता था कि पेपर में बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन पेपर हमें घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है। और मुझको ये भी नहीं पता था कि सब बच्चे, इतने सारे बच्चे बैठ के एक साथ एग्जाम देंगे। तो जब मेरे को ये फटाफट मेरे सर पे लगी मुझे चीजें कि, तो मुझे लगा, तो मैंने एक पॉइंट के लिए अपना पेन बंद करके रख दिया और मैंने कॉपी बंद कर दिया। मुझे लगा कि छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, तो कहीं और ढूंढ लेंगे अपने लिए। लेकिन फिर मुझको लगा कि नहीं, बड़े लोग, और आपको एग्जाम में हमेशा ऐसा लगेगा कि आपसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विच इज अ फैक्ट एज वेल, कि आपको लगेगा कि बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, जो 2-3 बार ऑलरेडी दे चुके हैं इस पेपर को। तो मुझे थोड़ा सा उधर लगा था अंडर कॉन्फिडेंस कि नहीं हो पाएगा। और जब मैंने स्टार्टिंग में वो एमसीक्यूज देख लिए तब तो मुझे एकदम बंद हो गया था, मेरा थोड़ा दिमाग उधर ही स्विच ऑफ सा लग रहा था मुझको। लेकिन फिर उसके बाद मैंने पेपर देखा एंड क्वेश्चंस देखे मैंने, और बाद में मुझे चीज पता चली कि एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना। एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती उधर। मुझे एग्जाम सेंटर में बैठ के उधर पता चला। और तब मैं थोड़ा सा घबरा गई कि मुझे लगा कि हैंड राइटिंग कैसी लिखूं, छोटी लिखूं बड़ी लिखूं। बट ठीक है, फिगर आउट हो जाती है सब चीजें। आपको शीट्स, आपकी बहुत बड़ा सा हॉल होगा, आपको उधर आंसर शीट्स मिलेंगी। आपको सामान, जो आपका इंपॉर्टेंट सामान है वो सब आपको बाहर रखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फोन वॉन वो आगे रखवाए जाएंगे टेबल पर। आंसर सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। पर ये कोशिश करना कि एमसीक्यूज स्टार्टिंग में मत लिखना, एमसीक्यूज एंड में लिखना, क्योंकि एमसीक्यूज अगर गलत हो गए बहुत सारे तो टीचर पर गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा कि ये बच्चा तो नहीं पता इसको तो ज्यादा। हमेशा कोशिश कीजिए कि एमसीक्यूज बाद में करें, जिससे कि आपका पेपर, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। तो मेरा भी ये था कि एमसीक्यूज तो मैं एंड में कर लूंगी एकदम। ठीक है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, मुझे बस पता था कि आंसर्स आएंगे, और उसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता था। एकदम क्लूलेस, नॉलेज थी बट आंसर का सब क्लूलेस था। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। सबसे पहले कम मार्क्स के होंगे, उसके बाद ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे आपके ऊपर। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी एनर्जी बचाना उधर। ठीक है, कम मार्क्स है तो कम ही लिखिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिखने हैं। कम लिखिए, जितना कंसाइज हो सके उतना लिखिए। जब जब देखिए, ज्यादा लिखने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कोई भी इंसान ज्यादा नहीं चेक करना चाहता है। एग्जामिनर है, उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही, सबसे सेफेस्ट थिंग इज कि जितना कम हो सके उतना कम लिखे, और ब्रेविटी आपको फॉलो करनी है। जितना कम लिखें उतना बेटर है, और जितना इफेक्टिवली अपने पॉइंट्स कन्वे कर पाए उतना बेटर है। ठीक इसी है, को लेकर मैं एंड में। हमेशा ये बताता हूँ कि एग्जामिनर की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। उसको आप जो भी आंसर लगाओ तो उसको सब हेडिंग्स में डालो ताकि उसको फटाफट से आपका कंटेंट दिखने में आसानी हो। सब हेडिंग से ये फायदा होता है कि आपका कंटेंट फटाफट से उसको दिख रहा होता है ना, कि ये देखो इसमें ये आपने सब हेडिंग लगाई तो उसके नीचे जो लिखा होगा तो वो भी एग्जामिनर भी समझेगा किसके बारे में लिखा है। तो वो आपकी पूरी कॉपी तो बिल्कुल चेक करने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए कि पूरा आपका चेक नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यह कि एक तो इंट्रो आप बहुत बढ़िया लिखिए, सोच समझ के लिखिए। भले ही आपको 1 मिनट रुकना पड़े कि मैं इंट्रो क्या लिखूं, थोड़ा सोच के लिखो, क्योंकि आमतौर पे वो इंट्रो डेफिनेटली पढ़ेगा ही पढ़ेगा। प्लस सब हेडिंग्स में अगर आपने दिए हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आंसर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लिखते जा रहे हैं कोई पैराग्राफ का उसमें कोई तोड़ नहीं है। तो प्रेजेंटेशन अगर खराब है तो अच्छा कंटेंट भी काम आने वाला नहीं है ना। तो थोड़ी सी एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाए रखिए। कंटिन्यू। सर मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि कोशिश करिए आपकी कट ना हो, मतलब कटिंग सबसे कम हो।
इसलिए मैंने बोला है कि पहले ही स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, जिससे आपका कहीं पर भी फ्लो नहीं टूटेगा अगर आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है तो। और आपको एक चीज करनी है कि एक छोटा सा स्पेस में आप जरूर उसको एक होता है ना ट्रेलर दे दीजिए आप आंसर का, कि मेरे आंसर में ये चीजें आने वाली है। मैं ये करती थी कि एक जगह पर इंट्रो इंट्रो मतलब टॉपिक लिख दिया कि इस टॉपिक पर मैं लिखूंगी मिस इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल। उसके आगे मैंने एरो डाल दिया कि ये पॉइंट्स में सब हेडिंग्स है, और उसके आगे एक और एरो डाल के मैंने लिख दिया कि ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने आंसर को, ये मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आंसर को बाइफरकेट करके। अब मेरा फ्लो नहीं टूटेगा क्योंकि मैंने सब हेडिंग्स लिख दी अपने ऑलरेडी, तो मैं उन सब हेडिंग्स को नीचे एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करा था, ब्लैक पेन फॉर सब हेडिंग्स, ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू पेन फॉर एक्सप्लेनेशन। एंड उसके बाद मैंने अंडरलाइन किया, जितना भी इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट था सबको मैंने अंडरलाइन किया, यानी मैंने स्पेशली टाइम बचा के रखा अपने एंड का, जिससे कि मैं कुछ चाहे मैं आंसर कोई ना भी लिखूं लेकिन मैं जितना लिख रही हूँ उतना मैं अंडरलाइन करके रखूंगी। ये मैंने कोशिश की थी एंड एंड में मेरा पेपर कुछ भी छूटा नहीं, सब कुछ मैंने कंप्लीट करा था। और ये भी कोशिश कीजिए कि आपका पेपर नहीं छूटे, क्योंकि सब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ आप 4 लाइनें लिखेंगे वो उसमें से आधा नंबर तो आपको मिलेगा ही, तो कोशिश कीजिए कि पेपर जरूर कंप्लीट हो, छूटे नहीं। मुझे पता है कि पेपर छूट जाता है ऐसा। मैम एक क्वेरी ये और थी, जैसे आपने बताया कि हमें एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती, तो जो शीट्स है वो रूल्ड मिलती हैं या फिर प्लेन, और मतलब हर क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड स्पेस होता है, मतलब उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, या फिर एक जनरलाइज्ड वो होता है, मतलब रूल शीट्स का आपको सेट दे देते हैं या कैसे है मतलब? नहीं, अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूं तो आपके पास एक बुकलेट होगा 40 पेजेस के अराउंड, हाँ 38 to 40 पेजेस का एक बुकलेट होगा। स्टार्टिंग के 1 to 2 पेजेस पर आपके एमसीक्यूज लिखे होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज को आपको उधर ही मार्क करना पड़ेगा, जो कि मैंने बोला कि सबसे एंड में कीजिएगा। उधर ही आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज को मार्क करना आता है तो कर भी सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद आपके क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस होंगे और उसके आगे रूल शीट है वो पूरा, उसके आगे आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन है, सेक्शन है पूरा, उसका क्वेश्चन है, उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं। फिर ये सेक्शन है, फिर क्वेश्चन है, फिर पूरा आंसर लिखना है। डेजिग्नेटेड स्पेस है, जब वो स्पेस आप नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जब वो स्पेस जितना उनको लगता है डेजिग्नेट कर रखा है उन्होंने, जब वो स्पेस एंड हो जाएगा वो नया सेक्शन उनका स्टार्ट हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता है, प्लीज हैंड राइटिंग को मैनेज करके ही चलिएगा उसमें। और तो ऑल इन ऑल बेसिकली सेक्शन वाइज हमें क्वेश्चंस मेंशन होंगे और डेडिकेटेड स्पेस होगा, जैसे ही उनके अकॉर्डिंग का वो स्पेस फिल मतलब हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच कर देंगे एज पर देयर ओन वे, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग का डेडिकेटेड स्पेस है। हाँ, उन्हीं के ही अकॉर्डिंग वो स्पेस है। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि ओके। आपको एक क्वेश्चन में 5 लाइनें लिखनी है, 6 लाइनें लिखनी है, वो आपको ही मैनेज करना है। ओके, थैंक यू। You're welcome. चलिए सिमरन जी, आई होप कि लगभग सारी चीजें आपने बता दी है, और एंड में आपको जो भी टिप्स देनी हो 1 मिनट में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन मेरी तरफ से टिप्स है कि टिप्स यार, पहले तो आप अच्छे से खाना पीना खाकर जाइए, क्योंकि जब बिल्कुल, टेंशन में बहुत नहीं जरूरी खाया टिप्स तो दी आपने। आपने बहुत ही ज्यादा जरूरी टिप्स दी है। आपको नहीं मालूम कि आपने क्या क्या बता दिए। आपने जो एग्जाम सेंटर का विजुअलाइजेशन करवाया ना, आपने खुद कहा कि आपको नहीं पता था, अचानक से पता चला। तो ये बच्चों को आज के टाइम में पता है। और बच्चों को ये भी पता चला है कि एक अलग से अगर आप ब्लैक पेन भी यूज कर रहे हैं उससे कितना इम्पेक्ट पड़ेगा, बच्चों को नहीं पता है ना। आप खुद सोचिए कि सब हेडिंग्स बना दो, क्या लगता है आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो, उसकी सब हेडिंग बनाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा। सब हेडिंग्स दे दी, उससे बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। कुछ छोटी छोटी टिप्स से ही जो है एक एक नंबर बढ़ता है। और एक नंबर का कितना फर्क पड़ता है अब तो आपको पता ही होगा, आप तो हो ही जामिया में। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। सो जैसे कि मैंने आपको जैसे मैंने अभी इधर बताया कि क्वेश्चन को जरूर अंडरलाइन कीजिए कि क्या क्या वो पूछ रहा है, उसी के हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। घबराना नहीं है इस बात से, मैं घबरा गई थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग नहीं घबराएं। स्पेस कम है पर हो जाता है मैनेज, ठीक है। आप मास्टर्स लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चन यहाँ से बता दिए हैं। जिसने पूछा है कि शुड आई बिल्ड अराउंड द टॉपिक फर्स्ट, यस यू हैव टू बिल्ड अराउंड द टॉपिक, बिकॉज आपको इंट्रो लिखना है, वो उसी के ही अराउंड आपको वीव करना है। जरूरी नहीं है आप 4 to 5 सब हेडिंग्स लिखें, जितना कंटेंट आता है उतना लिखें, ओवरफ्लो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पता है किसी के बारे में तो सब कुछ लिख दिया, नहीं, बस पॉइंट्स में लिखना है। जरूर पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ नहीं चाहिए उधर। जैसे सर ने बोला कि एग्जामिनर नहीं पढ़ना चाहता है, तो पॉइंट्स में लिखिए। किसी ने पूछा है एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रेफर करें।
एनालिटिकल में आपको खुद का एनालिसिस लिखना है, ठीक है, खुद का व्यूज लिखना है। तो आप ये देखिए कि अपना जो भी व्यूज लिखेंगे, आप जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, आपको बायस नहीं होना है, लेफ्ट राइट सेंटर सबके व्यूज कंसिडर करने हैं। ये नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है, कोई पर्टिकुलर जर्नलिस्ट पसंद है तो आपने सब कुछ उसके बारे में लिख दिया। थोड़ा सा टॉपिक से हटिए मत बिल्कुल भी, लेकिन हमेशा चीजों को बैलेंस रखिए। अगर आपसे जब तक ये नहीं पूछा जाए कि अपना डिबेट लिखिए इस पॉइंट पर या उस पॉइंट पर, तब तक कोशिश कीजिए कि आपको बैलेंस ही आंसर लिखें। दैट्स हाउ यू मेक एन एनालिटिकल आंसर। और बाकी रेपिटेटिव क्वेश्चंस है तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, नो सोल्यूशन। मुझे भी प्रॉब्लम फेस मैंने भी किया था, बट वही आंसर चेंज कर कर आपका कितना अच्छा हाथ है इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश ऐसा नहीं लिखना कि वर्ड्स एकदम ही डिक्शनरी लेकर ढूंढने पड़ रहे, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। और इंग्लिश ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि दिस इज अ बॉल, दिस इज ऑफ रेड कलर, इस तरीके से बेसिक इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश जैसे लिखते हैं आप, एक 12th के बच्चे के स्टैंडर्ड से अगर मैं इंग्लिश को देखूं, उसी तरीके से लिखना है। अपने बैचलर्स में जैसे इंग्लिश लिख कर आए हैं लैंग्वेज, आपको उसी तरीके से लिखना है। तो आई होप। डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सब्जेक्टिव होता है। मेरे लिए डिफिकल्टी लेवल वाज, सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट फॉर मी, सम वर मीडियम, सम वर एवरेज। तो इट जस्ट रेंजेस बिटवीन एवरेज टू मीडियम। बहुत हार्ड नहीं लास्ट है पेपर, क्वेश्चन आपसे ट्रस्ट ये मी। है कि कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है, कैसा सिखाते हैं? आपका एक मतलब जो आप सोच के गए थे कि बहुत बढ़िया होगा तो वो बहुत बढ़िया है, या आप थोड़ा सा नर्वस मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? सर हेक्टिक बहुत ज्यादा है। मुझे 3 घंटा लगता है आना जाना ट्रैवलिंग में, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है वो। लेकिन मैं डीमोटिवेटेड नहीं हूँ, मेरी ही चॉइस थी, मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा था पेपर देने के लिए, तो मैं डीमोटिवेटेड नहीं हूँ। एंड आप लोगों को भी नहीं होना है, बिकॉज आई होप सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जामिया में सिलेक्शन बहुत मुश्किल से ही होता है। तो जब सिलेक्शन हुआ है होगा, और जब आपको फाइनली मौका मिलेगा तो प्लीज कंप्लीट करना इस कोर्स को। अब मैं देखो, सब लोग, मुझे भी लगता था कि कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में सिलेक्शन हो गया, लाइफ सेट एकदम, अब तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में नहीं भी हुआ सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड इज नॉट एंडिंग। एंड जो मेरे एक्सपेक्टेशन से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, जो मैं सोच कर आई थी उससे ज्यादा ही सीखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नहीं हुआ है सिलेक्शन तो बस सब कुछ उसके लिए एंडेड है, और भी बहुत सारे मौके हैं। और जामिया ही सिर्फ ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कोर्स कराता है, बहुत सारी चीजें हैं। और सीखने की बात है तो मुझे बहुत कुछ इधर, मैंने रिकॉर्ड ऑडियो डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करा, ऐसे ऐसे डिवाइसेस देखे जो कि मुझे भी, मैंने देखे क्या, नाम भी नहीं सुना था उनका, अब उनको मैं यूज कर पा रही हूँ। टीवी प्रोडक्शन है इधर, डेटा जर्नलिज्म है, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके का है, तो मुझे नई नई चीजें ट्राई करने के लिए मिल रही है। हेक्टिक है बट अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल नॉलेज और जो गेस्ट फैकल्टीज होती है वो तो डेफिनेटली आती ही होगी। और जी अनवर सर, जमाल, टीचर्स आते हैं। अनवर अनवर कमाल, अनवर जमाल किदवई जी जो उनका नाम है, जी जिसके नाम पे आपके डिपार्टमेंट है, तो उनसे जुड़े हुए या फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए ज्यादा लोग आपके इधर तो नहीं आ जाते हैं एमएमसी वाले? सर सभी, आई थिंक हमारा जो हमारा डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, वो सब लोग ही बहुत इंटरेक्शन हमारा होता है। तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, हमें पता होता है कि कौन किस आइडिया पर काम कर रहा है, वो हम लोगों से हेल्प लेते हैं, कभी हम उन लोगों से हेल्प लेते हैं। तो बहुत इंटरेक्टिव रहता है। तो मतलब यही आई थिंक ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि यू विल गेट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल। आज ही मैंने 3 नए नंबर लिए हैं, क्योंकि इतना नेटवर्किंग है, इतना नए लोगों से बात करते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा, और आपके नेटवर्क ऐसे बिल्ड होता है, बिकॉज एक ही कोर्टयार्ड है एंड उसी के अराउंड सब कुछ घूमते रहते हैं, सब लोग घूमते रहते हैं। और लाइब्रेरी है, और ऐसे आपको बहुत ज्यादा मिलने जुलने का मौका मिलता है, जो कि मुझे पहले नहीं मिलता था। तो मैं कहूंगी कि हाँ, नेटवर्किंग के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो कुल मिला के आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, काफी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आपका है, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैं इसके लिए आप मतलब इसके लिए सभी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपको बहुत वेलकम सर। सफलताएं मिले जो भी आप चाहते हैं। और क्वेश्चन तो बहुत सारे अभी भी रह सकते हैं क्योंकि ये नेवर एंडिंग चीजें हैं, ठीक है। और कभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच सिमरन जी। थैंक यू थैंक यू सर, एस्पायरिंग। थैंक यू एवरीवन। कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेश्चन तो यू कैन रीच मी आउट ऑन माय टेलीग्राम, इट्स ऑलवेज अवेलेबल सर। आपके पास है ही आई थिंक वो टेलीग्राम, बिल्कुल मैं शेयर कर तो उधर दूंगा। वी कैन ट्रैक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबडी एस्पायरेंट्स, एंड थैंक ऑल यू द सो मच। बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।